अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने नया मोर्चा खोल दिया है। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सुकेश ने पत्र लिखकर केजरीवाल को चुनौती दी है कि वो उनके खिलाफ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेगा। अरविंद केजरीवाल एक तरफ शराब घोटाला मामले में फंसे हैं और ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुकेश 200 करोड़ की ठगी के आरोप में जेल में बंद है। चुनावी मैदान में इन दोनों का मुकाबला देखना दिलचस्प होगा। सुकेश ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए 3 पेज का पत्र लिखा। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा कि मैं आपके सभी ऑफर्स को ठुकरा चुका हूं। मुझे आपके द्वारा दी गई धमकियों की कोई परवाह भी नहीं है। मैं आपके विरोध में दिल्ली में आपके विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उसने केजरीवाल से विशेष नंबर के बारे में भी सवाल किया। सुकेश ने आरोप लगाया कि इस नंबर के जरिए लगातार उसके परिवार के लोगों से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, सुकेश ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल ने उसे धमकी दी और 3 महीने तक मौन रहने के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए प्रलोभन देने का भी प्रयास किया। सुकेश ने दावा किया कि केजरीवाल ने उसे अपना बयान वापस लेने और मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायतों को वापस लेने के लिए भी कहा। सुकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उसे ये सब कुछ करने की एवज में राजनीतिक समर्थन देने की पेशकश की थी। हालांकि चंद्रशेखर ने इन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया था और इस बात पर जोर दिया था कि वो सत्य पर चलने वाला व्यक्ति है। उसने केजरीवाल की आलोचना की। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनके सहयोगी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लिहाजा उनकी कानूनी दुश्वारियां बनी हुई हैं। पत्र में केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों का सीधे सामना करने की भी चुनौती दी गई। चंद्रशेखर ने दावा किया कि वो केजरीवाल के गलत कामों का खुलासा करके रहेगा। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्र में कहा कि केजरीवाल जी, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस महाठग को आपके ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने प्यार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कमलनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पिछले दिनों कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली तक पहुंच गए थे। खबरें यहां तक थीं कि वे अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस ने जैसे तैसे कमलनाथ को मना लिया और वापस चले गए। लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए हैं जिससे साफ है कि कमलनाथ अब कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते हैं। कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने आप को उन पर नहीं थोपेंगे और अगर वे चाहते तो वे पार्टी छोड़ देंगे। अपने गढ़ छिंदवाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कई वर्षों से कार्यकर्ताओं का प्यार और विश्वास मिलता रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप कमलनाथ को विदाई देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं खुद को आप पर थोपना नहीं चाहता, ये आपकी मर्जी का मामला है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा सीट से सांसद हैं। कमलनाथ ने पहले ही घोषणा की थी कि उनका बेटा नकुल दोबारा इस सीट से चुनाव लड़ेगा। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा अपने आप को आक्रामक रूप से पेश करती है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए वोट करना होगा और मुझे आप सब पर विश्वास है। कमलनाथ ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर सभी का है और भाजपा को इस निर्माण का श्रेय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या राम मंदिर भाजपा का है? ये मेरे समेत सभी लोगों का है। मंदिर का निर्माण जनता के पैसों से हुआ। उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया, चूंकि भाजपा सत्ता में है तो उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। कमलनाथ ने यह भी कहा कि वो भगवान राम की पूजा करते हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में अपनी जमीन पर भगवान हनुमान का एक बड़ा मंदिर बनवाया है। उन्होंने कहा कि हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हैं। भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को कहा कि ये अटकलें मीडिया की उपज थीं और उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। कमलनाथ ने पत्रकारों से कहा था कि मीडिया ऐसी अटकलें लगा रहा है और कोई ऐसा नहीं कह रहा। क्या आपने कभी मुझसे ऐसा सुना है? आप खबर चलाते हैं और मुझसे पूछते हैं, आपको इस खबर का खंडन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने राज्यसभा की 3 सीटें जीती तो खुशी में कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। ये नारा कांग्रेस उम्मीदवार नासिर हुसैन की जीत के बाद उनके समर्थकों ने लगाया। इस मामले में पहले बीजेपी ने और फिर बेंगलुरु पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। बीजेपी ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया और ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने एक नया विवाद शुरू कर दिया। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश हो सकता है, लेकिन कांग्रेस उसे केवल पड़ोसी देश ही मानता है। बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस पर देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और बता दें कि हरिप्रसाद ने यह बयान तब दिया जब कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप लगाए। विधान परिषद में हरिप्रसाद ने कहा कि वे एक दुश्मन देश के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बोलते हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। हमारे लिए पाकिस्तान दुश्मन देश नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश है। वे कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हाल ही में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जो लाहौर में जिन्ना की मजार पर गए और कहा
कि उनके जैसा कोई दूसरा धर्मनिरपेक्ष नेता नहीं था, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया, क्या तब पाकिस्तान दुश्मन देश नहीं था? हालांकि ये तथ्य है कि लाल कृष्ण आडवाणी के जिन्ना की मजार पर जाने के बाद उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा था। कांग्रेस नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का रुख क्या है। बीके हरिप्रसाद ने सदन में यह स्पष्ट किया, पाकिस्तान को भाजपा के लिए दुश्मन और कांग्रेस के लिए पड़ोसी बताकर यह स्पष्ट कर दिया कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच घनिष्ठ संबंध वर्तमान पीढ़ी तक भी कायम है। इससे पहले बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्यसभा चुनाव में सैयद नासिर हुसैन की जीत का जश्न मना रहे थे, तभी वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कांग्रेस सरकार की निंदा करते हुए बेलगावी, चित्रदुर्ग और मांड्या सहित राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। और इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि इस मामले में किसी को बख्शने का सवाल नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि यदि जांच में यह आरोप सही पाया गया और विधान सौध के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस पर आरोप का जिक्र करते हुए कहा कि ये केवल भाजपा का आरोप नहीं है, ये मीडिया का भी आरोप है। विधान सौध में हुसैन को विजेता घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि अगर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट साबित करती है कि पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगाया गया तो इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने वालों को बचाने का कोई सवाल नहीं है। सिद्धरमैया ने कहा कि हमने आवाज के सैंपल्स एसएफएल को भेज दिए हैं। यदि रिपोर्ट में सच सामने आया कि व्यक्ति ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश में 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करवाकर थोड़ी राहत की सांस भर ली है, लेकिन सरकार पर संकट टला नहीं। विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा अब तक कायम है और माना जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ और विधायक बागी हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी खुलकर सामने आ गई हैं। प्रतिभा सिंह ने न सिर्फ बागी विधायकों का समर्थन किया बल्कि विक्रमादित्य सिंह के फैसले को भी सही करार दिया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनकी प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत हुई है। प्रतिभा सिंह से जब पूछा गया 6 विधायकों के निष्कासन के फैसले लोकसभा चुनाव पर असर डालेंगे तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल असर पड़ेगा। जब आपको 1 साल से अधिक का समय हो और आप उसकी बात नहीं सुन रहे, उनका नाराज होना जायज सी बात है। उनको बिठाते और बातचीत करते तो कोई सॉल्यूशन निकालते तो आज ये हालात पैदा ना होते। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये कदम उठाया। हिमाचल की जनता हमारी साथ है। वीरभद्र सिंह की लेगेसी को फॉलो किया, उनकी बातों को हम फॉलो करते हैं। जो भी बातें हैं हाईकमान के संज्ञान में लाई गई। कल भी ऑब्जर्वर्स के सामने रखा। गांधी परिवार के सीएम सुक्खू को हटाने के सवाल पर उन्होंने कहा यह फैसला तो उन्हीं को लेना है। प्रियंका गांधी से पूरे मामले पर बातचीत के सवाल पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रियंका से बात की और उन्हें पूरे हालात के बारे में बताया। आप देखिए कि क्या किया जा सकता है। इससे पहले ऑब्जर्वर से मीटिंग के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा ने कहा था कि हम सभी को पता है कि सरकार बनने के बाद कुछ चीजें सही नहीं गई हैं। हमने इस बारे में पार्टी हाईकमान को बात को सुलझाने के लिए बता दिया था। 1 साल का वक्त बीत गया लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। संदेश खाली के मुद्दे पर अपनी फजीहत करवा चुकी ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के पहले एक और बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। असल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी 73 मुस्लिम जातियों सहित कुल 83 जातियों के ओबीसी की लिस्ट में शामिल करवाना चाहती थीं। बंगाल सरकार की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग राष्ट्रपति से शिकायत करने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC ने ओबीसी की केंद्रीय सूची में 83 जातियों को शामिल करने की राज्य की सिफारिश पर गंभीर आपत्ति जताई। यही नहीं, आयोग ने कुछ समुदायों को राज्य की सूची में शामिल करने पर आपत्ति जताई। इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत करने का फैसला किया। ममता सरकार ने जिन 83 जातियों को केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की, उनमें से 73 मुस्लिम समुदाय से हैं। अब एनसीबी ने इसका कड़ा विरोध किया। पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि राज्य सरकार ने इन जातियों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के ताज़ा आंकड़े पेश नहीं किए। एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा कि ये मामला 6 महीने से अधिक समय से हमारे संज्ञान में है। हमने मुख्य सचिव को 4 बार तलब किया, अधिकारी न तो पेश हुए और न ही सरकार से अपनी सिफारिश को सपोर्ट करने वाला कोई डेटा ही दिया। अब हम इन प्रस्तावों को अस्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उनकी सिफारिश पर गंभीर आपत्ति जाहिर की। अलग उलट राज्य की ओबीसी लिस्ट में कुछ खामी और अनियमितता की बात कही। पश्चिम बंगाल की 98 जातियां भारत सरकार की ओबीसी लिस्ट में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की चाह थी कि 83 और जातियों को इस सूची में जगह दी जाए और 4 जातियों के नामकरण में कुछ संशोधन किए जाए ताकि उनसे मिलती जुलती जाति और समुदाय भी इस कैटेगरी के तहत
आरक्षण का लाभ ले सकें। एनसीबीसी ने इन 4 जातियों के नामकरण में सुधार की बात तो मान ली, मगर 83 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने वाले ममता सरकार के प्रस्ताव पर कुछ आपत्ति गिनाते हुए फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने जिन 83 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सेंट्रल लिस्ट में शामिल करने की दरख्वास्त की थी, इसमें 73 जातियां मुस्लिम समुदाय से थीं और दूसरी आपत्तियों के अलावा मुस्लिम समुदाय की जातियों की बड़े पैमाने पर ओबीसी कैटेगरी में सिफारिश भी आयोग को खटकी। साथ ही कमीशन ने पहले से राज्य की ओबीसी सूची में शामिल कुछ जातियों पर सवालिया निशान लगाते हुए इसकी शिकायत राष्ट्रपति से करने की बात की। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी करीब 16% है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की माने तो प्रदेश सरकार की ओबीसी लिस्ट में 179 जातियों को जगह दी गई है, जिनमें केवल 61 जातियां हिंदू समुदाय से हैं। बाकी 118 जातियां यानी दोगुने से भी अधिक मुस्लिम तबके से आती हैं। राज्य की ओबीसी लिस्ट में 179 जातियों में से कुछ की मौजूदगी पर भी आयोग को आपत्ति है। इसी संबंध में आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखने की बात कही। एनसीबीसी का मानना है कि राज्य सूची में भी शामिल किए जाने वाली जातियों को आयोग परख सकता है वे उस कैटेगरी में शामिल होने के मानदंड को पूरा करती भी हैं या नहीं।